हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका जो लास्ट ईयर का हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे उसे कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, उसमें से कुछ न्यूमेरिकल थे। आई होप आपको वो समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने आगे के क्वेश्चंस पे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है 50 सेंटीमीटर द्वारक के अभिदृश्यक लेंस वाले दूरदर्शी की विभेदन सीमा कितनी होगी। अभिदृश्यक लेंस पर अपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम है। What will be the limit of resolution of a telescope with objective lens of 50 centimeter aperture? The wavelength of light incident on the objective lens is lambda बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम। तो आपको ये कहा गया है कि आपको एक टेलीस्कोप का रेजोल्यूशन निकालना है कि कितना होगा अगर उसका ऑब्जेक्टिव लेंस का जो अपर्चर है वो 50 सेंटीमीटर का है और जो लाइट हमने डाली है, इंसिडेंट लाइट है, उसका वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम है। तो सबसे पहले हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसे नोट डाउन कर लेते हैं। हमें डी की वैल्यू दी गई है, हमें डी की वैल्यू दी गई है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, आप इसे लिख सकते हैं 0.50 मीटर। अब हमारे पास फॉर्मूला है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का 1.22 इंटू लैम्डा अपॉन डी। तो 1.22 इंटू लैम्डा आपका 6000 है। लैम्डा आपका क्या है 6000 एंगस्ट्रॉम, यानी 6000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अपॉन डी आपका है 0.50 मीटर। अब बेसिकली ये आपका रेडियन में आएगा, इसे हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। पाई की वैल्यू हम 3.14 लिख लेंगे और अब हम इसे सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8.3925 इंटू 10⁻⁵ डिग्री। अब इसे हमें क्या में कन्वर्ट करना है, सेकंड में। तो हम जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर आपका 3600 सेकंड के होता है। तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 8.39235 इंटू 10⁻⁵ इंटू 3600। हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0.03 सेकेंड अप्रोक्सीमेट ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है
राइट द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, यानी इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच में जो डिफरेंस है उसको आपको बताना है। तो अगर हम इंटरफेरेंस की बात करते हैं यानी व्यतिकरण की बात करते हैं, दूसरा हम विवर्तन की बात करते हैं। तो इंटरफेरेंस बेसिकली क्या होता है, आपने पढ़ा है कि जो इंटरफेरेंस होता है जब भी दो कोहेरेंट लाइट सोर्स से निकलने वाली लाइट जो है वो सुपर इम्पोज होती है तो हमें बैंड या फ्रिंजेस फॉर्म होते हैं। तो जो फ्रिंजेस होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। उनकी जो इंटेंसिटी होती है, उनकी जो तीव्रता होती है वो बराबर होती है, ठीक है। और जितना आपका मैक्सिमम होगा उतना ही जो है मिनिमम भी उसी हिसाब से होता है, यानी सारे के सारे मिनिमा सारे के सारे मैक्सिमा एक जैसी इंटेंसिटी के। वहीं अगर हम इंटरफेरेंस की बात करें तो जब दो लाइट वेव्स जैसे कि आपकी क्या होती है, सुपर इम्पोज होती है एक दूसरे पे, तो आपके पास दो तरीके के केस बनते हैं। पहला, जब आपका जो दोनों वेव का ट्रो सुपर इम्पोज होता है और तो दोनों वेव का जो क्रस्ट है वो सुपर इम्पोज होता है, तो आपको मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू मिलती है। तो बेसिकली जो ये मैक्सिमा है, सारे के सारे मैक्सिमा जो है इनकी इंटेंसिटी जैसे कि मैंने अभी बताया सेम होती है, मिनिमा की इंटेंसिटी सेम होती है। अब अगर हम फ्रिंज विड्थ की बात करें तो इंटरफेरेंस की जितनी भी फ्रिंज विड्थ जो होती हैं, सारे फ्रिंजेस की जो विड्थ होती है, चौड़ाई होती है, वो बराबर होती है। अब हम बात करते हैं डिफ्रैक्शन यानी विवर्तन की। तो बेसिकली डिफ्रैक्शन क्या होता है, जो आपका लाइट है वो अपने क्या होता है, कोई भी वहां पे कोई भी क्या होता है, जैसे लाइट है, लाइट जा रहा है, प्रकाश पड़ रही है और कॉर्नर्स में वो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, उसको हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो बेसिकली डिफ्रैक्शन जो होता है उसमें आपका जो है सेकेंडरी वेव्स जो होते हैं वो एक अलग पार्ट में आपको जो है मर्ज होते हुए दिखाई देते। अगर हम इसके फ्रिंजेस की बात करें तो इसके जो फ्रिंजेस होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें इसके फ्रिंजेस की जो मोटाई होती है वो बराबर नहीं होती है, इक्वल नहीं होती है, कहीं पे वो चौड़े होते हैं और कहीं पे वो पतले होते हैं। अब अगर हम मैक्सिमा मिनिमा की बात करें तो सब एक जैसे नहीं होते, यानी सेंट्रल मैक्सिमा की जैसे विड्थ होती है वो चौड़ाई इतनी होती है, उसकी जो इंटेंसिटी वो ज्यादा है, फिर बाद में जो मिनिमा है वो पतले होते हैं, उनकी इंटेंसिटी और ज्यादा कम होती जाती है। तो इस तरीके से इसके बैंड्स बनते हैं, इस तरीके से कुछ फ्रिंजेस की जो विड्थ होती है बराबर नहीं होती है और इसके जो सोर्सेस, जो नंबर ऑफ सोर्सेज होते हैं वो ज्यादा होते हैं, यानी दो से ज्यादा होते। अगर हम इंटरफेरेंस पैटर्न की बात करें तो इंटरफेरेंस पैटर्न में जो वेव बनती है वो कुछ इस तरीके से बनती है। यानी इस तरीके से आपकी जो है इंटेंसिटी होती है और इसकी बात करें तो सेंट्रल वाला जो होता है हाई होता है, उसके बाद ये कम होता जाता है। ये डिफ्रैक्शन में पैटर्न होता है। तो इस तरीके से इसका पैटर्न होता है। इंटरफेरेंस may be defined as waves emerging from two different sources producing different wavefront। यानी अगर हम इंटरफेरेंस की बात करें तो ये क्या होते हैं, जो वेव्स अलग अलग दो अलग सोर्सेस से निकलते हैं और जिनकी वेव फ्रंट अलग होती है। द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन मैक्सिमा एंड मिनिमा इज वेरी गुड, यानी मिनिमा और मैक्सिमा के बीच की जो कॉन्ट्रास्ट होती है वो काफी अच्छी होती है, यानी सब एक जैसे होते हैं, मैक्सिमा एक जैसे, मिनिमा एक जैसे। द विड्थ ऑफ द फ्रिंज इज इन इंटरफेरेंस इज इक्वल, जो फ्रिंजेस होती है उनकी जो विड्थ होती है, उनकी जो मोटाई होती है वो बराबर होती है। द सोर्सेज आर रेफर्ड टू एज इंटरफेरेंस सोर्स इफ द नंबर ऑफ सोर्सेज इज एज फ्यू एज 2। अगर हम इंटरफेरेंस सोर्स की बात करें
ठीक है, वो आपके कितने होते, 2 होते, कम से कम 2 तो होते ही, लाइक 2 ही होते हैं बेसिकली। Diffraction on the other hand can be termed as secondary waves that emerged from the different parts of the same wave. अगर हम diffraction की बात करें तो ये secondary wave होती है जो कि उसी wave से निकलती है। The contrast between maxima and minima is poor. Maxima और minima के बीच का जो contrast होता है वो अच्छा नहीं होता, वो पुअर होता है, यानी कहीं पे आपका जो मैक्सिमा है वो डार्क होता है, फिर अगले उसमें फेंट होता जाता है, फिर नेक्स्ट उसमें और फेंट होता रहता है, यानी इनका कॉन्ट्रास्ट अच्छा नहीं होता है। द विड्थ ऑफ द फ्रिंजेस इज नॉट इक्वल इन डिफ्रैक्शन, यानी अगर हम फ्रिंजेस की बात करें तो डिफ्रैक्शन के केस में बराबर फ्रिंजेस नहीं बनती। इफ द नंबर ऑफ सोर्सेज इज मोर देन 2, द सोर्स आर रेफर्ड टू एज डिफ्रैक्शन सोर्सेज। अगर जो सोर्स है वो 2 से ज्यादा होते हैं तो हम ऐसे सोर्सेज को डिफ्रैक्शन सोर्सेज कहते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन फॉर अ प्रिज्म, यानी आपको प्रिज्म के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी अपतन कोण और विचलन कोण के लिए ग्राफ खींचना है। प्रिज्म द्वारा किस वर्ण के प्रकाश का न्यूनतम विचलन होगा, यानी आपको ये बताना है कि प्रिज्म में सबसे कम डेविएशन किस कलर की लाइट का होगा, सबसे कम जो है डेविएशन किस कलर की लाइट का आपका होगा। तो अगर हम ग्राफ की बात करें तो इसका जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन का जो ग्राफ बनेगा जो कि प्रिज्म से आपका बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, यानी आपका जो आपका देख सकते हैं यहाँ पे एक्स एक्सिस में आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है और वाई एक्सिस में एंगल ऑफ डेविएशन है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है, स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, पर एक पॉइंट के बाद फिर एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ रहा है। तो इस तरीके से आप जो है इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब हम बात करते हैं कि कौन सी ऐसी लाइट है या कौन सा ऐसा प्रकाश है जो कि सबसे कम डेविएट होता है। तो अगर हम बात करें, जो हमारी व्हाइट लाइट होती है, श्वेत प्रकाश होता है, जो हमारी व्हाइट लाइट होती है ना, श्वेत प्रकाश होता है, उसमें आपके जो कलर्स होते हैं वो विबग्योर होते हैं। ठीक है, यानी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब जब भी आपका जो प्रिज्म है, इससे जब हमारी जो व्हाइट लाइट होती है वो पास होती है, तो आप जानते हैं ये 7 कलर्स में इस तरीके से टूट जाते हैं। ठीक है, तो जब ये 7 कलर्स में टूटती है तो सबसे नीचे यहाँ पे इसका जो होता है कलर इस तरीके से होते हैं 7 कलर्स। तो सबसे नीचे आपका वॉयलेट होता है और सबसे ऊपर आपका रेड होता है। तो बेसिकली क्या होता है, जो आपका वॉयलेट होता है उसका जो वेवलेंथ होता है वो सबसे कम होता है, जिस कारण ये सबसे ज्यादा डेविएट हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें रेड की, लाल रंग की, तो ये जो होता है ये सबसे ज्यादा इसका वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य होता है, जिस कारण ये सबसे जो है कम ये डेविएट होता है। ठीक है, सबसे लीस्ट इसका डेविएशन होता है। तो आपकी जो लाल रंग की जो लाइट होती है, रेड लाइट जो होती है, उसका जो वेवलेंथ है वो ज्यादा होता है, जिस कारण वो लीस्ट डेविएट करता है। रेड लाइट हैविंग द लार्जेस्ट वेवलेंथ डेविएट द लीस्ट, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य वाला लाल प्रकाश सबसे कम विचलन करता है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ 500 वर्ष में घटकर अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/16 गुना रह जाता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु ज्ञात कीजिए। A radioactive substance reduces to 1/16 time of its initial amount in 500 years. Find the half life of the radioactive substance. यानी आपको ये कहा गया कि आपके पास एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ठीक है, और वो 1/16 हो जाता है 500 साल में, ठीक है। अब आपको उसकी हाफ लाइफ बतानी है। तो सबसे पहले हमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसे नोट डाउन कर लेते हैं। तो हमें क्या दिया गया है, टी, स्मॉल टी की वैल्यू दी गई है टाइम 500 साल। और अगर हम रिडक्शन की बात करें तो 1/16 आपको दिया गया है, यानी आपको A/A0 की वैल्यू दी गई है 1/16, जहाँ पे A हम इनिशियल जो है आपका A जो है वो आपका फाइनल अमाउंट है और A0 आपका इनिशियल अमाउंट है आपके रेडियो एक्टिव पदार्थ का। हम ये जानते हैं कि A बराबर A0 E माइनस लैम्डा टी होता है, यानी A/A0 बराबर E माइनस लैम्डा टी, यानी 1/16 बराबर E माइनस अगर हम लैम्डा की बात करें तो लैम्डा जो होता है वो बराबर होता है 0.693 अपॉन टी हाफ, 0.693 अपॉन टी हाफ, और जो टी है वो 500 साल है। अब हम इसका लॉग ले लेंगे तो हमारे पास जो लॉग आएगा इसका तो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा -0.693 इंटू 500 अपॉन माइनस लॉग ऑफ 16, माइनस से माइनस कैंसिल, टी हाफ हो जाएगा आपका। तो टी हाफ जो है आपका 289 डेज आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, पीएन संधि डायोड को अर्ध तरंग दृष्टकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है? परिपथ आरेख की सहायता से इसकी कार्यविधि समझाइए। How is a PN junction diode used as a half wave rectifier? Explain its working with the help of a circuit diagram.
यानी कि आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कि जो आपका पीएन जंक्शन डायोड है वो एक हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह काम करता है। तो वो किस तरीके से काम करता है आपको सर्किट डायग्राम में समझाना। तो ये आपका डायग्राम है हाफ वेव रेक्टिफायर का। ये आपका रेक्टिफायर है, इसे हमने एसी वोल्टेज सप्लाई से जो है कनेक्ट किया है और एक रेजिस्टर यहाँ पे हमने लगाया। अब बेसिकली क्या होता है, क्योंकि आपका जो रेक्टिफायर होता है, ठीक है, वो आपका एसी को डीसी में बदलता है, यानी अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करता है। ये आपका जो है रेक्टिफायर का काम होता है। तो बेसिकली हमने इसे एसी सोर्स से कनेक्ट किया है और आप जानते हैं कि एसी सोर्स जो होता है उसकी जो वेव होती है वो साइन वेव होती है, कुछ इस तरीके से। अब क्या होता है, पहली कंडीशन में अगर हम पीएन जंक्शन की बात करें तो फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है, पहले ये पॉजिटिव बायस होता है। पॉजिटिव यानी यहाँ पे इसका पॉजिटिव जो है आपका ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है इस तरीके से कुछ, जब ये फॉरवर्ड बायस होता है। फिर क्या होता है, इससे करंट पास होती है और फिर आपका जो ये आपका रेजिस्टर है इससे आपकी करंट पास हो जाती है। अब फिर सेकेंड केस में क्या होता है, जब ये रिवर्स बायस हो जाता है, यानी यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज हो जाता है पीएन जंक्शन में। तो क्या होता है, अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो गया, अब रिवर्स बायस हो गया, अब करंट आपके आगे फ्लो नहीं कर पाती है, ठीक है। तो आगे आपकी करंट फ्लो नहीं कर पाती। तो जब हम इस प्रोसेस की बात करते हैं, तो जब पहले ये फॉरवर्ड बायस होता है तो फॉरवर्ड बायस में आपकी करंट पास होती है, मतलब पहली हाफ साइकिल में आपकी करंट पास हुई कुछ इस तरीके से। तो आपकी जब करंट पास होती है तो इस तरीके से आपकी करंट पास हो जाती है फर्स्ट साइकिल। अब जब करंट पास हो जाती है इसके बाद ये रिवर्स बायस हो जाता है। तो रिवर्स बायस यानी यहाँ पे आपका ये नेगेटिव हो गया। अब जब ये रिवर्स बायस हो गया है, क्या हो गया है, रिवर्स्ड बायस हो गया, तो अब क्या हो रहा है, अब करंट इससे जो आपका पीएन जंक्शन है इससे फ्लो नहीं करेगा। तो आपका करंट फ्लो नहीं होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ग्राफ इस तरीके का हो जाएगा। अब जब रिवर्स बायस हो जाएगा उसके बाद फिर फॉरवर्ड बायस होगा, फिर पॉजिटिव हो जाएगा, तो कुछ टाइम बाद फिर से आपका करंट फ्लो करेगा और आपका जो है ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। तो इस तरीके से आपका जो है एसी जो है वो आपका डीसी में कन्वर्ट हो जाता है पीएन जंक्शन के माध्यम से। A PN junction diode conducts current forward bias and blocks current in reverse bias। यानी जो आपका PN junction क्या करता है, फॉरवर्ड बायस में करंट को पास कर देता है और रिवर्स बायस में करंट को ब्लॉक कर देता है। PN junction diode is forward bias in positive cycle। PN junction diode फॉरवर्ड बायस होता है पॉजिटिव साइकिल में। In forward bias resistance of diode is equals to 0 or it acts as a short circuit and output voltage equals to the input voltage। यानी जब फॉरवर्ड बायस की बात होती है तो जो रेजिस्टेंस होता है डायोड का वो 0 हो जाता है, जिस कारण ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है और जो आउटपुट वोल्टेज होती है वो इनपुट वोल्टेज के बराबर होती है, यानी करंट जो होती है वो आसानी से पास हो जाती है। अब पीएन जंक्शन डायोड इज रिवर्स बायस इन नेगेटिव साइकिल। अगर हम इसकी बात करें तो रिवर्स बायस कब होता है, ये नेगेटिव साइकिल में ये रिवर्स बायस हो जाता है। इन रिवर्स बायस रेजिस्टेंस ऑफ डायोड इंफिनिटी, यानी जो आपका डायोड का रेजिस्टेंस है वो इंफिनिटी हो जाता है और इट एक्ट्स एज एन ओपन सर्किट और आउटपुट वोल्टेज इज 0। तो तब क्या होता है, ये जो सर्किट होता है ये ओपन सर्किट की तरह एक्ट करता है और इसका जो वोल्टेज होता है वो 0 हो जाता है, यानी शून्य हो जाता है। Hence the PN junction allows only positive cycle to pass through them। इसलिए अगर हम बात करें पीएन जंक्शन की तो ये सिर्फ पॉजिटिव साइकिल को आगे पास होने देता है। एक पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में करंट का संचालन करता है और रिवर्स बायस में करंट को ब्लॉक करता है।
पीएन संधि डायोड या पीएन जंक्शन डायोड धनात्मक चक्र में अग्र अभिनत होता है, फॉरवर्ड बायस होता है। फॉरवर्ड बायस में डायोड का प्रतिरोध 0 होता है, यह शॉर्ट सर्किट के रूप में कार्य करता है और आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के बराबर होती है। पीएन संधि डायोड या पीएन जंक्शन डायोड ऋणात्मक चक्र में जब ये नेगेटिव होता है तो फिर क्या करता है, रिवर्स बायस हो जाता है। रिवर्स बायस में डायोड का प्रतिरोध इन्फिनिटी हो जाता है और खुले सर्किट के रूप में ये कार्य करता है और आउटपुट वोल्टेज आपकी 0 मिलती है। इसलिए पीएन जंक्शन केवल धनात्मक चक्रों को उनके माध्यम से गुजरने की अनुमति देता है, या फिर हम ये कहते हैं कि जब पीएन जंक्शन आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही करंट को अपने से पास होने देता है। अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, वैद्युत स्थितिकी का गॉस का नियम लिखिए और तथा इसकी सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। Write Gauss law of electrostatics and with its help derive the expression for electric field intensity near a uniformly charged straight wire of infinite length। यानी आपको गॉस का जो नियम है इलेक्ट्रोस्टैटिक में वो लिखना है, फिर एक जो है डेरिवेशन करना है एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर के। तो अगर हम गॉस के नियम की बात करें या गॉस का जो थ्योरम है उसकी बात करें, तो गॉस के थ्योरम के हिसाब से जो आपका फ्लक्स होता है किसी भी कोई भी सरफेस है उससे जो फ्लक्स पास होता है वो बराबर होता है आपका Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, यानी चार्ज जो उसमें एनक्लोज किया है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इन फ्री स्पेस इज इक्वल्स टू 1 by epsilon naught times the total electric charge Q enclosed by the surface, that is phi equals to integration of closed integration surface integration E dot ds equals to Q upon epsilon। यानी अगर हम टोटल फ्लक्स की बात करें किसी भी सरफेस से तो बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। अब हमें क्या करना है, डेरिवेशन करना है एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए। तो आप उसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाएंगे। अब हम इसमें तीन सरफेसेस ले लेते हैं, ठीक है। एक सरफेस हम लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सरफेस है DS2। इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इधर पे होगी। इसी तरीके से एक यहाँ पे पोर्शन लेते हैं DS1, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक यहाँ पे DS3 और यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप गॉस थ्योरम से जानते हैं, क्या जानते हैं कि आपका जो फ्लक्स है फाई बराबर सरफेस इंटीग्रल E डॉट ds बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। और अगर हम इस पूरे सरफेस की बात करें, इसे हमने 3 एलिमेंट्स में ब्रेक कर दिया है, तो इस सरफेस से जो फाई होगा यानी इस वायर से जो फाई होगा वो बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds1 प्लस क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds2 प्लस क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds3। अब DS1 में देखें, DS2 में देखें और DS3 में देखें, तो अगर हम इसे जो है यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो आपका जो सरफेस इंटीग्रल है, ठीक है, जो सरफेस वेक्टर है और जो इलेक्ट्रिसिटी वेक्टर है या जो आपका सरफेस का वेक्टर है और E जो वेक्टर है, दोनों आपके पहले जो ऊपर वाला है S2 के केस में दोनों परपेंडिकुलर है, S1 के केस में दोनों एक ही डायरेक्शन में है और S3 के केस में भी दोनों परपेंडिकुलर है। यानी अगर हम बात करें
पहले केस की S1 की, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा EDS1 cos, दोनों एक ही डायरेक्शन में 0 डिग्री, प्लस EDS2 cos 90 डिग्री, प्लस EDS3 cos 90 डिग्री। अब cos 90 डिग्री आपको क्या होता है, 0 होता है, और cos 0 1 होता है। तो आपके पास फाई की वैल्यू जो आ जाएगी E.ds, ठीक है। अब आपका जो ds है वो बराबर हो जाएगा आपका L के, या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, आपका जो फाई है वो इंटीग्रेशन ऑफ E.ds हो जाएगा। इसे अगर हम लें तो ये आपको हो जाएगा L ये हो जाएगा आपका L लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लैम्डा जो है आपका चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा E.2 पाई RL बराबर L इंटू लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, L से L कैंसिल, E बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से आपका ये जो है E की वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चों, आई होप जो मैंने आज आपको क्वेश्चंस कराए वो आपको समझ में आ गए होंगे, आपने इन्हें ध्यानपूर्वक सुना भी होगा। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।